हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीतू और स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज का ये इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं। तो एग्ज़ाम की तरफ से ये वाला क्वेश्चन, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आधुनिक युग में हम जानते हैं कि बालकों का ही वर्चस्व है, क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों के विकास पर भी ज़्यादा बल दिया जाता है, बच्चों के विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसी को क्रम में रखते हुए मैं आपको ये बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताती हूँ। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा कहाँ से आई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बाल केंद्रित शिक्षा होती है बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा को प्रदान करना कि बालक का क्या स्तर है, बालक को कितना याद रहेगा, बालक को कितना हमें याद करवाना है, कितना हमें उसे पढ़ाना है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, जिस वजह से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान से ही हम बालक को समझ सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं और उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। यदि शिक्षक को बालकों की संपूर्ण जानकारी होगी तो वह बालक का उचित प्रकार से विकास करने में योगदान दे सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा बालकों को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को, उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रधान माना जाता है, क्योंकि बालक ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों की रुचि, बालकों की क्या रुचि है, क्या स्तर है, इन सभी को ध्यान में रखकर बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। हस्तपरक गतिविधियों से तात्पर्य है, इससे मतलब है हस्तपरक यानी हाथ से करने वाली गतिविधि। बालक को किताबी ज्ञान ज़्यादा याद नहीं रहता है, बालक करके जो सीखता है वह उसे जल्दी याद रखता है। बालक यदि अगर प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करता है, एग्जाम्पल देते हैं तो बालक जल्दी सीखता है। तो इसी प्रकार से कोई भी अवधारणा होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो उसे हस्तपरक गतिविधियों से हम बालक को अच्छी भली भांति समझा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वप्रथम योगदान दिया था भारतीय शिक्षाविद गिजुभाई ने। गिजुभाई ने ही बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को वो अस्तित्व में लेकर आए थे और वे इसके जनक कहे जा सकते हैं। जॉन डीवी ने गिजुभाई का समर्थन किया, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हुए इसका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था, लैब विद्यालय बनाकर। ये उसका उदाहरण है। ये बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है जो कि जॉन डीवी ने इनका समर्थन किया था, क्योंकि वे भी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को समझकर ही उन्होंने बच्चों के लिए यह बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे पहली विशेषता है बालकों को समझना। बालकों को समझना, बालक कैसा होगा, बालक मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, या बालक मंदबुद्धि है, या बालक पिछड़ा हुआ है। बालक वह किसी तरीके से पिछड़ा हो सकता है, वह आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ हो सकता है। तो बालकों को समझने के लिए ही बाल मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। बालकों की प्रवृत्ति, रुचि, क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वह बालक को अपनी एजुकेशन दे पाएगा। बालक के व्यवहार में
परिवर्तन भी कर पाएंगे। इन सभी को समझकर, बालक को समझकर ही वह बालकों का जो व्यवहार है उसको परिमार्जित कर सकता है। फिर आता है शिक्षण विधि। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? बच्चों को प्रश्न यह उठता है कि कैसे पढ़ाया जाए। प्रश्न ये नहीं होता है कि क्या पढ़ाया जाए। बच्चों को जो भी हम शिक्षा देते हैं उसे हम किस प्रकार से दें, ये प्रश्न शिक्षण विधि में उठता है। किस प्रकार से उसे वह शिक्षा दी जाए, तो उस शिक्षण विधि की खोज करना वो शिक्षक की खोज करना शिक्षक की जानकारी में होना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से शिक्षण दिया जा सकता है, कि बच्चे को किस विधि से हम यह शिक्षा दे सकते हैं। विधि कई प्रकार की होती है, ये हम आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे। मूल्यांकन और परीक्षण, यह बालक और शिक्षक दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है। यह सतत और व्यापक प्रकार का होता है। सतत और व्यापक, ये दोनों तरीके का होता है। सतत यानी होता है लगातार। विद्यालय में छोटे बड़े लगातार मूल्यांकन होते रहते हैं, विद्यालय के अंदर होते रहते हैं, यानी वर्ष भर में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मूल्यांकन होता है और सत्र के अंत में भी मूल्यांकन होता है। और एक होता है व्यापक। व्यापक का अर्थ है बालक का बहुमुखी, यानी व्यापक यानी पूरा, बालक का पूरा, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका संवेगात्मक रूप से कौन सा परीक्षण होना है, ये होता है व्यापक। उसका पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में जो मूल्यांकन होता है वो होता है व्यापक मूल्यांकन। फिर आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम किस तरीके का होगा, कैसा होगा, क्या पढ़ाना है, वह बालक के विकास के ऊपर होता है। व्यक्तित्व उसके बालकों की विभिन्नताओं के ऊपर होता है। प्रेरणाओं, मूल्यों पर भी होता है और बालक के सीखने के सिद्धांत पर भी निर्धारित होता है। फिर आता है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। बाल मनोविज्ञान का इसमें सहारा लिया जा सकता है व्यवस्थापन एवं अनुशासन में। व्यवस्थापन एवं अनुशासन कक्षा में या विद्यालय में अनुशासन व्यवस्थापन बनाए रखने के लिए हम ये शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो शरारती बालक होते हैं उनमें और बहुत सी गुण होते हैं। शरारती बालकों में गुण पाए जाते हैं। बालक बहुत शरारती है, परंतु उसमें अन्य गुण भी समाहित होते हैं, तो उसकी शरारत को तो बिल्कुल नीचे दिखा दिया जाता है और उसके गुणों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह कक्षा में व्यवस्थापन एवं अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की सहायता कर सके। प्रयोग एवं अनुसंधान। प्रयोग एवं अनुसंधान में कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है उसको प्रायोगिक तौर पर भी बताना चाहिए। अनुसंधान यानी खोज के द्वारा भी बताया जाना चाहिए। बालकों को प्रश्नों को प्रयोग के द्वारा एवं अनुसंधान के द्वारा ही समझाया जा सकता है। कक्षा में समस्याओं का निदान। बच्चे को जो भी कक्षा में समस्या होती है उसका कक्षा में ही निदान अति आवश्यक है। बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि इस परेशानी का हल मेरे पास नहीं है या मैं नहीं बताऊंगा। उस परेशानी को, उस समस्याओं को शिक्षक को कक्षा में ही उसका निदान कर दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा में कुछ सिद्धांत भी हैं। उन सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये होता है प्रेरणा का सिद्धांत, यानी बालक को हम प्रेरणा दे सकते हैं। अब वह प्रेरणा किसी भी तरीके की हो सकती है। प्रेरणा यानी उनको महापुरुषों की गाथाएं सुना सकते हैं, उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकते हैं। इस दौरान बच्चों को हम प्रेरणा भी दे सकते हैं। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत अभिरुचि, बालकों की क्या रुचि होती है, प्रत्येक बालक अलग अलग। अभिरुचि का सिद्धांत, अभिरुचि, प्रत्येक बालक की रुचि और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग होते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर भी हम उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत से मतलब है प्रत्येक बच्चे को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि बालक प्रतिभावान है तो उस बालक को ये नहीं कि ज़्यादा ध्यान दिया जाए,
मंद बुद्धि बालक पर कम ध्यान दिया जाए। लोकतांत्रिक से मतलब है सभी का समान रूप से विकास होना। सर्वांगीण विकास, जैसा कि शब्द में ही निहित है, सर्वांगीण यानी पूरी चारों तरफ से विकास। बालक का विकास चहुमुखी होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो भी है आपका, वो सारा सर्वांगीण विकास में आता है। फिर आता है चयन का सिद्धांत। बच्चे को यह चयन करने की छूट होनी चाहिए कि बच्चे को क्या चयन करके क्या पढ़ना है, ये बच्चे को पर छोड़ देना चाहिए। तो ये भी मैं आपको एक जानकारी के तौर पे बता देती हूँ, ये सिद्धांत के तौर पर। फिर आता है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और ये नोट्स लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फिर आता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ही जटिल, पारंपरिक होते हुए भी ये हमारे सामने एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इसके जनक जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी को इसका पिता भी कहा जा सकता है, क्योंकि जॉन डीवी ने लैब विद्यालय, आपको पहले भी मैंने बताया कि लैब विद्यालय इसका उदाहरण है। इसकी समग्र विकास, बालक का समग्र विकास इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसके प्रकार हैं मोंटेसरी शिक्षा। मोंटेसरी शिक्षा एक इटालियन डॉक्टर और मोंटेसरी जो कि एक लेडी थी, इन्होंने इस शिक्षा के बारे में बताया है। उनके नाम पर ही इस शिक्षा का नाम पड़ा है, मोंटेसरी, एवं एक इटालियन डॉक्टर थे, इटालियन डॉक्टर। इस शिक्षा में यह बताया गया है कि बच्चे को अवलोकन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। शिक्षक को केवल यह बताया जाना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाने का रास्ता बता देना चाहिए और बच्चा खुद उस रास्ते पर कैसे चलता है, कैसे पढ़ता है, इस तरीके से उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बच्चे स्वयं से सीखते हैं, बच्चे किसी के बताने से नहीं सीख सकते हैं। शिक्षक केवल उन्हें रास्ता बता सकता है और बच्चे करके सीखते हैं। फिर आता है मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है कला एवं संस्कृति। केंद्र बिंदु होता है कला एवं संस्कृति। इसमें बालक के कलात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है। आलोचनात्मक, तार्किक कौशल, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से मानवतावादी शिक्षा बालकों को दी जाती है। फिर आती है संरचनावादी शिक्षा। संरचनावादी शिक्षा से तात्पर्य है सृजनात्मकता। बच्चे में सृजन करने की क्षमता ही संरचनावादी शिक्षा कहलाती है। कि बच्चा कि बालक को यदि हम कोई वस्तु सिखाते हैं तो वह उसका स्तर कितना लेता है, उसके सीखने का स्तर कितना होता है, ये सब संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि मेरे पढ़ाए हुए में आपको कहीं परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।